प्लान एक्सपोज हुआ है दर्शकों। खतरनाक प्लान था, देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। स्लीपर सेल एक्टिव थे। आखिर गजवाई प्लान क्या है, कैसे ध्वस्त हुआ, यह डिटेल आपको देनी जरूरी है। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। डिटेल आपकी स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं बारी बारी से। गजवाई हिंद का प्लान कैसे ध्वस्त हुआ, कैसे स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है। 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया, जिनकी तस्वीरें आप वॉल पर देख भी रहे हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। चारों संदिग्ध आतंकी बिहार, भुवनेश्वर और मुंबई से पकड़े गए थे। जी हां, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये अलग अलग इलाकों से पकड़े गए थे। मोसेब अहमद, मोहम्मद हमाद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल की गिरफ्तारी हुई। प्लीज मूव द ग्राफिक्स, आगे चलिए। मोसेब अहमद, मोहम्मद हमाद, शेख इमरान और मोहम्मद सोहेल की गिरफ्तारी हुई है। ये 4 वो संदिग्ध आतंकवादी जिनके चेहरे आप देख रहे हैं। एक के पास से 2 रिमोट कंट्रोल आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ था। यानी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। आरोपी सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे, लोगों को आतंकवादी गतिविधि में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। शेख इमरान ने दिसंबर 2025 में दिल्ली के संवेदनशील इलाकों का रेकी भी किया था। यानी दिल्ली में एक बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी। शेख इमरान ने लाल किले की एक फोटो शेयर की, जिस पर एक काला झंडा लगाकर आतंकियों को शेयर किया गया था, यानी गजवाए हिंद का फ्लैग लगाया गया था। जी हां, शेख इमरान ने जो ये फोटो भेजी, इसमें एडिटिंग के जरिए किले के ऊपर काला झंडा दिखाएगा। काला झंडा कौन सा? ये गजवाए हिंद का झंडा, जिसमें आपको भारत के नक्शे पर काले रंग का रंग दिख रहा है, यही गजवाए हिंद का फ्लैग था। आतंकी ग्रुप में लोगों को जोड़ने की कोशिश लगातार ये चारों कर रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे, युवाओं को पैसे का लालच दे रहे थे और दुनिया भर के जो साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य, उनको शेयर करते थे। आतंकी ग्रुप में लोगों को जोड़ने की कोशिश के तहत इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर शेयर किया, बहुत सारे वीडियो शेयर किए, ताकि लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सके। सोशल ग्रुप में खिलौना बनाने वाली कार से बम बनाने की विधि शेयर की गई थी, यानी बच्चे भी टारगेट थे। सॉफ्ट टारगेट था कि खिलौना बनाने वाले जो खिलौने जैसे दिखाई देते हैं, उनमें बम प्लांट करने की कोशिश थी और इसके जरिए रिमोट और बॉल बेरिंग का इस्तेमाल, इसमें कीलों का इस्तेमाल करने की जानकारी ये पेश कर रहे थे। चारों की चैट से ये पता चला कि वो जिहाद और गजवाए हिंद से प्रभावित थे और लोगों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट आपको दिखाते हैं दर्शकों। आतंकी प्लान जो एक्सपोज हुआ है, वो कैसे एक्सपोज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकी प्लान जो एक्सपोज हुआ है, कैसे हुआ है, बताते हैं। और ये 4 चेहरे जो इस आतंकवादी मामले के सबसे बड़े सरगना थे, मोसेब अहमद, इन सबको अलग अलग जिम्मेदारी थी। बम असेंबल करने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। मैकेनिक और आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। उसके बाद मोहम्मद हमाद नंबर 2, आतंकी मॉड्यूल का हथियार सप्लायर था, इसको जिम्मेदारी दी गई थी। ये 4 जो आतंकवादी चेहरे थे जो इस पूरे प्लान में थे। आईडी का सामान जुटाने का काम मोहम्मद हमाद को दिया गया था, जो नंबर 2 आतंकवादी है। नंबर 3 आतंकवादी का नाम था शेख इमरान, ओडिशा में हथियार और ट्रेनिंग का इंतजाम करता था। ये ग्राउंड ऑपरेशन देखा करता था आतंकवादी संगठनों के लिए। दिसंबर 2025 में देश के मंदिरों समेत दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की रेकी की थी। यानी रेकी और ग्राउंड ऑपरेशन का काम इसे दिया गया था और बाकी काम बाकी आतंकवादी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का भी एक आतंकवादी है, उसको भी जिम्मेदारी दी गई थी। मोहम्मद सोहेल सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काता था। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसके पास था। जी हां, मोहम्मद सोहेल को सोशल मीडिया के जरिए भड़काने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। फंड के लिए बैंक अकाउंट क्यूआर कोड शेयर किया करता था, यानी पैसा जुटाना, सोशल मीडिया कैंपेन करने की जिम्मेदारी मिली थी मोहम्मद सोहेल को। ये 4 आतंकवादी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल एजेंसीज ने इन्हें धर दबोचा इससे पहले कि कोई बड़ी घटना ये कर पाते, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाते। लेकिन दर्शकों, गजवाए हिंद है क्या, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। क्यों धार्मिक जो स्थल है वो निशाने पर रहते हैं, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। आपको वो बताने जा रहे हैं क्यों निशाने पर धार्मिक स्थल रहते हैं। धार्मिक स्थलों पर दूसरी जगहों के मुकाबले भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती है। धार्मिक स्थलों पर धमाका कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, ज्यादा लोगों की मौत से देश में डर और दहशत का माहौल पैदा होगा। यही तो आतंकवादी करते हैं, डराते हैं, दहशत फैलाते हैं। धार्मिक स्थलों पर हमला कर दुनिया भर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी थी, इसलिए धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादी करते। राम मंदिर समेत हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देना था। देश की सुरक्षा को चुनौती देने की साजिश रचते हैं आतंकी, यानी जानबूझकर सॉफ्ट एरियाज को, मंदिर को, गिरजाघरों को, गुरुद्वारों को, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को, मार्केट पर ये निशाना लगाते हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो और भारत का नाम खराब हो, एजेंसीज के अंदर कियोस हो, लोगों के अंदर कियोस हो और अपनी सरकार, सत्ता और पुलिस पर उनका भरोसा उठने लगे। गजवाए हिंद है क्या? जिस मिशन पर ये चारों आतंकवादी निकले थे, वो मिशन भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दर्शकों। जी हां, गजवाए हिंद क्या आपको बताने जा रहे हैं। आप ग्राफिक के जरिए समझिएगा कि गजवाए हिंद है क्या और क्यों गजवाए हिंद के चक्कर में पिछले 15 सालों से आतंकवादी लगे हुए हैं और बार बार इसके पीछे मिशन प्लान करते हैं। गजवाए हिंद का शाब्दिक अर्थ है हिंदुस्तान के खिलाफ जंग, युद्ध।
गजवा का अर्थ है काफिरों यानी गैर मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक युद्ध करना। यह है गजवा हिंद का असली मकसद और मतलब। गजवा हिंद मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें इस्लाम कबूल कराना। इस जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। गजवा हिंद के लिए लड़ने वाले आतंकवादियों को गाजी कहते हैं। गजवा हिंद का मतलब भारत में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध करना है, जंग करना है और उनको इस्लाम कबूल कराना है। मोटे तौर पर गजवा हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। गजवा हिंद के माने आप समझ गए। भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से, गजवा हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से, यानी पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम कबूल करा दीजिए, गैर मुसलमानों को मार दीजिए या तो भगा दीजिए। और गजवा हिंद का मतलब था कि भारत के खिलाफ, भारत सब कॉन्टिनेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश, एक बहुत बड़ी जंग का प्लान। देश के खिलाफ साजिश को लेकर राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका भी बयान है, वो भी आपको बता देते हैं। भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह बात राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है देश के। वो आगे कहते हैं, उनके बयान के बारे में आपको डिटेल हम बता रहे हैं दर्शकों। उन्होंने कहा, आगे वो कहते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यह बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं। प्लीज मूव द ग्राफिक फॉरवर्ड। जी हाँ, और वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ ऐसा होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी हम आतंकवादी अगर हमला हुआ तो उसे जंग माना जाएगा, उसे युद्ध माना जाएगा। भारत शांति चाहता है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं अगर हमें कोई परेशान करेगा। आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। उन्होंने कहा, हमने आतंकियों को उनका धर्म देखकर नहीं मारा। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पनाह देना बंद करे। भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है और अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीए के ऊपर होगी। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत पर हमला यानी हमारी संप्रभुता पर हमला, जंग मानेंगे। और एक बार ऑपरेशन सिंदूर हम कर चुके हैं, दूसरी बार अगर आतंकवादी हमला देश पर होता है तो इस बार वे पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, ना को चने चबवा देंगे पाकिस्तान को। तो गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। राजनाथ सिंह जी ने कहा, क्या वो आपने समझ लिया? 4 जो मॉड्यूल एक्टिव थे उनके बारे में आपने जान। एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों कुछ ही मिनट में जुड़ने वाला है, उनके जरिए हम और आगे इस पूरे मसले को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी साहब मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इमाम एसोसिएशन के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। गजवा हिंद करना है, पूरे देश में जो गैर मुस्लिम है उनको मार देना है, भारत का नक्शा बदल देना है। ये 4 चेहरे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये 4 आतंकवादी थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने रैके किया, ग्राउंड ऑपरेशन किया, फंडिंग का काम कर रहे थे, एजेंसीज इन्हें धर दबोचा है। इनके निशाने पर देश के धार्मिक स्थल थे। सर योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट सर। देखिए, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है, ये इसको कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट करके फैला रही है। जो पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। देखिए, पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है वो कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है भारत को टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। ये बात मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं और उसको करने के लिए उसको भारत को अंदर से खोखला करने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान को या इस प्रकार के जो जो ऐसे तत्व हैं जो भारत को आगे नहीं जाने देना समझते, वो लोग इस प्रकार के चीजों को, उन्माद को फैला करके और उसके थ्रू भारत में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। देखिए, ये जो बात है ये कोई नई नहीं है, बहुत सालों से इसके ऊपर बातचीत हो रही है। शायद आजादी से पहले से ये जो चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं गजनवी और इनके साथ भी जोड़ करके देखा जाता है। मैं इतना ज्यादा इतिहास पर जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि आज के समय में ये निश्चित रूप से पाकिस्तान और जो हैंडलर्स हैं जो कि भारत में ऐसे लोगों को मानसिक तौर पे उनको इंडोक्ट्रिनेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको मेंटली उनको इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि वो इस चीज में आ जाएं। इसके तरीका क्या हो रहा है, देखिए कि वो जो टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और वो ब्रेन वॉश करके उनको इस तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं कि वो भारत में इस तरीके ऐसे करना शुरू कर दे। और मैं ये बता सकता हूं आपको कि ये जो इकोसिस्टम है स्लीपर सेल्स का या टेरर सेल्स का, ये कोई नई चीज नहीं है। ये दशकों से, मतलब आजादी के 1950 का जो दशक था उस समय से ये टेरर सेल जो है वो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं। और वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि उस समय से लोग भारत को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं और एक बहुत
अच्छा उनको तरीका मिलता है कि आप एक एंटी प्रो इस्लामिस्ट और एंटी बाकी लोगों के लिए मैं वो राइट सर। शब्द मैं बताना चाहता हूँ, एंटी काफिर, एंटी जो मुसलमान नहीं है उसके खिलाफ आप ऐसा उनके अंदर जज्बा भर देते हैं जिसकी वजह से वो इस प्रकार के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो हो रही है, ये जो हरकत आपने देखी है, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये मुझे लगता है बहुत बड़े मॉड्यूल का हमने बस्ट करने की कोशिश करी है। और आने वाला समय ये बताएगा, मैं आगे जाके अगर समय मिलेगा तो मैं और आपको समझाने का राइट सर, प्रयास प्लीज करूंगा स्टे विथ मी कि सर। किस मैं किस चाहता हूं प्रकार कि से ये एक्टिविटी इस कर रहे हैं मसले हम। पर आज हम बहुत बेहद डिस्कशन करें। रशीदी साहब भी मेरे साथ हैं। रशीदी साहब, जब भी आपके साथ हमने डिबेट की है, आप हमेशा यही कहते रहे हैं कि इस तरह के मॉड्यूल्स इस्लाम का एक गलत इंटरप्रिटेशन सोसाइटी में भेज रहे हैं। आपने हमेशा ये बात कही है कि इस्लाम कभी भी किसी को मारने की बात नहीं करता, इस्लाम कभी भी किसी धर्म को दबाने की बात नहीं करता, इस्लाम कभी भी किसी धर्म को ख़त्म करने की बात नहीं करता। लेकिन ये जिहाद के नाम पे, गजवाए हिंद के नाम पे जो यूथ है, ये देखिए, जो चारों हैं आतंकवादी, यंग हैं, 22 साल, 24 साल, 21 साल इनकी एज है, और इस तरह की चीज़ों में ये मुफ्तला रहते हैं। कहाँ कमी रह गई है, कहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं बच्चों को? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, हाँ। मेजर साहब बैठे हुए हैं, ये लोग भी इस्लाम को स्टडी करते हैं, इस्लाम को समझते हैं। आपने जो अभी इंट्रो में गजवाए हिंद के बारे में बताया है, वो सरासर गलत है। गजवाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि जो भी हिंदू है या काफिर है उसको जो है मार दिया जाए, उसके खिलाफ जंग, बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएं। गजवे का मतलब ये है, गजवा उसको कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, मोहम्मद साहब के जमाने में, जिसमें मोहम्मद साहब खुद मौजूद हुआ करते थे, उसको गजवा कहा जाता था, जिसमें आप खुद मौजूद होते थे। अभी आप तो नहीं है, दुनिया से पर्दा फरमा गए, जिंदा नहीं है, तो अब गजवा होने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह। ये मैं इस्लामिक थ्योरी बता रहा हूं आपको। रही बात कि काफिरों को मारना या जो गैर इस्लामी लोग हैं उनको खत्म करना, इस्लाम में ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी आदमी, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, कोई भी आदमी एक आयत बता दे कि भाई ऐसी कोई आयत कुरान में है, जो भी उस वक्त के हालात थे। देखिए, कुरान को समझने की जरूरत है। कुरान में उस वक्त में मोहम्मद साहब के जमाने में जो जंगें हुई हैं, उस वक्त में जो आयतें नाजिल हुई थी, जो आयतें आई थी, उनका मतलब उसी वक्त तक है। आज वो आयतें एप्लीकेबल नहीं है। रशीदी साहब, ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनके पास से जो लिटरेचर मिला है ना, इन्होंने बयान दिया कि गजवाए हिंद के लिए ये काम कर रहे थे और जिहाद के नाम पर जयपुर में एक टेलर की गर्दन काट दी गई थी। अगर आप ये बात, जो डेफिनेशन आप इस्लाम की बता रहे हैं, तो अगर आपको और हमें ये पता है, मेजर साहब को, जनरल साहब को ये पता है, तो ये जो मुस्लिम बच्चे हैं, ये क्या अलग कुरान पढ़ रहे हैं? क्या ये अलग तालीम ले रहे हैं? ये अलग मदरसों में जा रहे हैं? इनको तालीम देने वाले मौलवी फकीर क्या अलग हैं? आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं, इनके पास से जो लिटरेचर मिलता है, जो ऑडियो मिलता है, उसमें तो अलग ही कहानी बयां करते हैं ये। अरे मेरे भाई सुनो, हाँ। अभी एटीएस ने 11 लोगों को पकड़ा है पाकिस्तान से संबंध के मामले में, और वो सारे के सारे हिंदू हैं। वो कौन सी गीता पढ़ रहे हैं भाई? वो कौन सा वेद पढ़ रहे हैं भाई? वो कौन से पुराण पढ़ रहे हैं भाई? वो कौन सी रामायण देख रहे हैं? ये जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं दोनों साइड, इनका इस्लाम से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म को ढाल बनाते हैं, धर्म को सहारा बनाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। इस्लाम, आप मुझे बताइए, जो इस्लाम ये कहता हो कि जिसने किसी एक इंसान को मार दिया, वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को उसने खत्म कर दिया, तो वो इस्लाम आपको सुसाइड बम्बर बनने के लिए या कहीं भीड़ भाड़ में बम रखने के लिए कैसे इजाजत दे सकता है भाई? कैसे अलाउ कर सकता है? आप लोग, मैं नहीं समझता कि भाई आप जर्नलिस्ट होकर कुरान को, इस्लाम को पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ना नहीं चाहते, या जो आपको थ्योरी बता दी जाती है, या जो आपको स्क्रिप्ट लिखकर दे दी जाती है। साहब, ये बच्चे कह रहे हैं, ये स्क्रिप्ट नहीं, थ्योरी नहीं। इतने ज़हीन हम लोग हैं, इतने ज़हीन हम हैं कि हमें पता कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन ये बच्चे जो बयान दे रहे हैं ना, उन बच्चों की बात कर रहे हो। कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी एक मुस्लिम युवा ने। वो कौन है? वो कौन सी कुरान पढ़ रहा है? वो कौन सी किताब पढ़ रहा है? दिक्कत पता क्या है? दिक्कत पता क्या है? अभी टीसीएस में क्या हुआ? हाँ। जिस निदा खान को तमाम हिंदुस्तानी मीडिया ने एचआर मैनेजर बताकर, उसको ये बताकर कि उसने सारी भर्तियां की हैं ऐसे लोगों की जो हिंदू लड़कियों को
मुसलमान बनाए, जबरदस्ती रोजा रखवाए। आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चूही। वो एचआर मैनेजर क्या, वो तो मैनेजर भी नहीं है, वो तो सिर्फ टेलीकॉलर है। उसका भर्तियों से कोई लेना देना नहीं, उसका किसी बात से कोई लेना देना नहीं। आप लोग असल में क्या है, देखिए हिंदुस्तान में ये जो मीडिया ट्रायल है, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है, खास तौर से एक समुदाय के लिए, मुसलमान समुदाय के लिए। जो बच्चे पकड़े जाते हैं उनका मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है और उनको आतंकवादी बताया जाता है। वही बच्चे 10 साल पहलगाम में जो आतंकवादी मारकर चले गए रशीदी साहब हमारे लोगों को, अरे पूरी सुनो भाई, अब वो तो मीडिया मैं ट्रायल भी नहीं था। हिंदुस्तान में यूं, आप भी हिंदुस्तान में हैं। मैं सैकड़ों बच्चों की लिस्ट आपको दे सकता हूं जो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, एक लड़का 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ। क्या करोगे आप? उसकी जिंदगी खराब कर दी आप लोगों ने मीडिया ट्रायल करके। क्या करोगे आप? कानून पछतावा अपना होता काम है कर रहा है कभी? रशीदी साहब। पछतावा नहीं, ये काम नहीं है। कोर्ट कचहरियां काम मीडिया नहीं के हिसाब है। से नहीं चलती, बिल्कुल सुप्रीम ये काम कोर्ट, नहीं हाई है भाई कोर्ट साहब। मीडिया के लिहाज से नहीं चलते रशीदी साहब। अरे मेरे भाई, ये काम नहीं है, ये काम देश में एक सिस्टम है। अगर जनरल आप ही साहब। को तय करना है कौन आतंकवादी है, कौन क्या है, तो फिर तो ये जो सिस्टम है सरकार का, सारा खत्म कर दीजिए। फिर आप ही तय कीजिए कौन नहीं, मीडिया आतंकवादी तय है, कुछ कौन भी नहीं आतंकवादी करता। नहीं है। हाई कोर्ट, क्यों सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी बता मीडिया के देते हैं लिहाज आप से लोग? नहीं चलते। मीडिया का नैरेटिव देश के भाई साहब, कानून को जब तक कंट्रोल नहीं कोर्ट करता, से- जब तक पार्लियामेंट को कोर्ट कंट्रोल नहीं से- करता रशीदी साहब। माफी जब चाहता तक कोर्ट हूँ, से कोई ये तो आदमी गलत बयानी साबित ना हो आपकी। जाए, जब तक कोर्ट से देखिए, कोई आदमी गलत साबित ना हो जाए कि मुजरिम है, मुलजिम है, आप लोग कोई नहीं होते उसको साबित करने जनरल वाले, साहब, कहने हम वाले कि साबित नहीं मुजरिम कर रहे हैं, हम नहीं, सिर्फ देखिए, खबर और सूचना असल पहुंचा रहे मुजरिम हैं आप लोग हैं रशीदी जो साहब। नहीं, जिंदगी खराब बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल, मुसलमान बिल्कुल। बच्चों की। असल मुजरिम आप हैं। बिल्कुल। हाँ जनरल नहीं साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं रशीदी साहब के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी। एक तो मीडिया और खास करके आपका जैसा बेहतरीन जो एंकर है, इस प्रकार की किसी भी चीज को कोई नहीं करता। आप बिल्कुल साधारण तौर पे फैक्ट्स को बता रहे हैं। ये 4 बच्चे, अरे बच्चे अगर कह रहे हैं तो अरेस्ट हुए हैं, इनके पास से सामान मिला है, इनके पास से जो बम बनाने का सामान मिला है, आईडी तैयार करने का सामान मिला है, लिटरेचर मिला है, वीडियोस मिले हैं, ऑडियोज मिले हैं। ये तमाम चीजें ऐसी ये कोई आम बात नहीं है। ये मैं बता रहा हूं कि जब तक हमको सबको, अगर रशीदी साहब को ये समझना है कि ये सब कुछ एंटी मुस्लिम हो रहा है, तो इनको भी अपने लोगों को, मुझे लगता है इनको बताने की जरूरत है कि ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप इस बात को समझिए। जो आपने पहलगाम का हवाला दिया, उसके बाद जितने भी हवाले हम दे रहे हैं, वो जो रैकेट पूरा का पूरा नेताजी सुभाष मार्ग पे लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो निकल करके आया है, वो तमाम चीजें क्या हैं। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, 1965 के लड़ाई में जब आपका रास्ता जहां से सेनाएं निकलने वाली थी, उस रास्तों को खोद दिया गया, वो क्या था। ये लोग ऐसे हैं जिनको मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतें इनको उकसा रही हैं और इनको इस्लाम के नाम पर गलत इनका इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, इनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, और इस वजह से ये तमाम काम कर रहे हैं। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं, आपको ताकि पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। मैं एक ऐसी रेजिमेंट से आता हूं जिसमें मुसलमान ट्रूप्स हैं। मैंने अपने जीवन भर हर हफ्ते मस्जिद में गया हूं मैं। तो आप इस बात को न समझें कि आप जो इस्लाम को कोई समझता नहीं है। भारत में बहुत लोग हैं, और डीजीपी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं, वो मेरे बहुत मित्र हैं। मैं जानता हूं किस प्रकार से वहां हम चीजें देख रहे हैं। एक एक जगह इस चीज को देखा जाता है, और इस्लाम को बदनाम करना, या अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं उन लोगों की है जो अब दारुल उलूम ने 2025 में, 1 मिनट रशीद साहब, मुझे वैद साहब के पास जाना, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक रिएक्शन में वैद साहब का ले, प्लीज जनरल साहब। अमित मैं बता रहा हूं, जनरल साहब, दारुल उलूम ने, उन्होंने कहा था सुन्नतुल नसाई का चीज का, उसका दे करके, हवाला दे करके उन्होंने फतवा जारी किया था। इस तरह की चीजें इन लोगों को उनको संभालने की आवश्यकता है। ऐसे जो अच्छे लोग हैं, ये उनको ये बताने की जरूरत है। मैं यही कह रहा हूं कि बल्क खराब नहीं है, लेकिन जो लोग खराब हैं उनको खराब करके और भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो बात हम कर रहे हैं, ये वो जो निदा खान क्या थी क्या नहीं थी, वो तमाम निकल करके सामने आएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के रैकेट्स पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, और इसकी वजह है, और वो वजह आपको समझने की आवश्यकता है। और अगर चाहते हैं हम कि किसी प्रकार से हम लोग अपने आगे चलते रहें, तो इस चीज को चेक करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की, मुझे लगता है, ये है। राइट सर। एसपी वैद साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रशीदी साहब मेरे साथ हैं और जनरल साहब मेरे साथ हैं।
सर, ये कहा जा रहा है कि गजवाए हिंद जैसा कुछ भी नहीं है, जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं सर, उनके पास जो लिटरेचर है सर, आपने हज़ारों ऐसे मिशंस किए हैं जम्मू कश्मीर में, वैली में, आपको पता है। रशीदी साहब यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं कि उन बच्चों का इमीडिएट ट्रायल चलता है, वो आतंकवादी नहीं होते हैं, 15 साल 20 साल बाद उन पर मुकदमे जब हटते हैं तो बाइज्जत उनको बरी कर दिया जाता है। इतने लिटरेचर, इतने हथियार, इतने कम्युनिकेशन मिलते हैं पाकिस्तान के सर यहाँ के लड़कों के साथ जो ब्रेन वॉश कर उनको आतंकवादी घटनाएं कराते हैं। रशीदी साहब इस बात से इत्तेफाक ही नहीं रखते, वो कह रहे हैं गजवा हिंद जैसा कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। वैद साहब, नहीं, मेरा नमस्कार आपको प्रणाम और सर। को पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, मैं जनरल साहब को सुन रहा था। जनरल साहब, जनरल माथुर बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसा है कि भारत में लगभग 15 से 20 करोड़ मुस्लिम्स रहते हैं, और वो उनमें से बहुत सारों की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, ऐसा कोई नहीं। सभी मुस्लिम तो ऐसे नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से आप डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान किस तरह से गजवाए हिंद का अपने बच्चों को गुमराह करने के लिए, हमारे देश में बच्चों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है और उनको रेडिकलाइज करता है। ये बात रशीदी साहब बाखूबी जानते होंगे। ठीक है, इस्लाम धर्म में ये है नहीं है, मैं उसका कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ये मेरे से बेहतर स्कॉलर हैं, ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन हम आए दिन बहुत सारे टेररिस्ट को इंटरोगेट करते हैं, और आज मेरे ख्याल 35-37 साल की सर्विस के बाद मैं हजारों टेररिस्ट के साथ इंटरेक्ट किया है, उनको इंटरोगेट किया है, और उनको ये बताया जाता है कि हमें गजवाए हिंद करना है, हमें ये जिहाद करनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान आईएसआई का एक हथियार है जो भारत को तोड़ने के लिए वो इस्तेमाल करता है। और हमारे खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कों को इस चीज से रेडिकलाइज करना, उनको हथियार देना, उनको किस तरह। अब ये जो मॉड्यूल आपने दिल्ली स्पेशल सेल का जो आप मेंशन कर रहे हैं, मैं इनफैक्ट बहुत सारे इंटरव्यूज में पहले भी कह चुका हूं, इस देश में ऐसे कई मॉड्यूल चल रहे हैं जो पाकिस्तान आईएसआई जो एनक्रिप्टेड चैनल्स का इस्तेमाल करके उनको आईडी बनाना सिखाती है, उनको जिहाद के बारे में बताती है, उनको गजवा हिंद के बारे में बताती है, उनको किस तरह से हेट्रेड देश के खिलाफ बताती है। तो वो सारी जो है चैनल्स हैं, ताकि वो सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर में ना आए, और हम सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग जानते हैं। मतलब हमारे शायद 2-4-5% हमारे नोटिस में आते हैं। इस तरह के कितने मॉड्यूल चलते हैं इस देश में, ये मैं बार बार रिपीट बोलता हूं, उसका हमें मालूम भी नहीं है। और इसीलिए बहुत जरूरी है, इवन एट द कास्ट ऑफ जो प्राइवेसी होती है, कि जिस तरह चाइना नजर रखता है अपने हर सिटीजन पे, आपके हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट कैपिटल में एक मल्टी एजेंसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन किस चीज को एक्सेस कर रहा है, ताकि उन बच्चों पे नजर रखी जाए। ये आपके भारत के बच्चे हैं, अगर इनको टेररिस्ट बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से आपने देखा केरला से आईसिस ज्वाइन करके कुछ लड़के। तो आफ्टर ऑल ये सारी ताकतें जो जनरल साहब बोल रहे थे, जनरल माथुर, कि ये बाहर और भीतर और बाहर की ये ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उनके लिए ये एक हथियार है कि किस तरह से इस देश में ये जो फिशर्स हैं इसको उजागर किया जाए, और इस चीज का इस्तेमाल करके इस देश को कमजोर किया जाए। जी रशीदी साहब, आप कुछ कह रहे थे। रशीदी साहब, देखिए, वैद्य जी को मैंने सुना, माथुर जी को भी सुना है मैंने। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोनों ही विद्वान हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान एक मुट्ठी भर देश है, इतना सा देश है, उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं जितने पाकिस्तान में हैं, उससे ज्यादा यहाँ है। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर थूक दे पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान वैसे खत्म हो जाए, अगर मुसलमान थूक दे। मेरा मानना है, क्या पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया हमारे देश से कि वो आईएसआई के जरिए हमारे देश में सब कुछ कर रहा है, और हम देख रहे हैं बैठे हुए, और हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको जो है कंडम नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत अफसोसजनक बात है। क्या हमारी सीमाएं इतनी कमजोर हैं कि वहां से कोई भी आ जाता है गजवाए हिंद के तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर? क्या हमारे जो है हमारी फोर्सेस, हमारी एजेंसियां, मुझे
इतनी कमजोर है कि वो इस चीज को देख ही नहीं रही है। मेरा मानना यह है, देखिए मैं समझता हूं कुछ दिन पहले एनएसए का एक बयान आया था सोशल मीडिया के ऊपर। ये मानसिकता है, मैं सिर्फ मानसिकता मानता हूं, ये दोनों तरफ है। एनएसए ने कहा था कि जितने भी 1947 से लेकर अब तक लोग पकड़े गए आईएसआई के साथ संबंध में, उनमें 80% लोग हिंदू हैं। और अभी कल परसों की बात है, 11 लोग पकड़े गए, 11 के 11 हिंदू हैं। आप क्या कहेंगे उनको? कौन सा मेडुल कहेंगे? कौन सा धार्मिक वो कहेंगे इसको? ये जो सारी चीजें हैं ना कि जो मेडुल चल रहा है, मुसलमान इसमें आ रहे हैं, मुसलमान उससे प्रभावित हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर कुछ चीजें होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे आपने देखा होगा सलीम वास्तिक वाला केस हुआ। सलीम वास्तिक जिस तरह इस्लाम और मुसलमान को गालियां देता है सोशल मीडिया पर बैठकर, तो बिजनौर से 2 लड़के चलकर आए और उन्होंने उसके साथ चाकूबाजी कर ली। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं गलत किया उन लड़कों ने, लेकिन उन लड़कों के साथ जो कुछ हुआ, उनका इनकाउंटर कर दिया गया बगैर सुने बगैर समझे, नो जेल नो बेल, ये भी गलत हुआ है। देश में जो कुछ चल रहा है इस्लाम और मुसलमान के नाम पर, गजवा हिंद के नाम पर और फना के नाम पर, ये सब कुछ मैं समझता हूं अच्छा नहीं हो रहा है। देश में एजेंसियां हैं, देश में कानून व्यवस्था है, देश में कोर्ट है। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि किसी भी लड़के को जब वो पकड़ा जाए, भले उसके पास से कुछ भी मिले, लेकिन जब तक कोर्ट उसको साबित ना कर दे कि हाँ ये मुजरिम है। रशीदी साहब, मुजरिम कौन साबित कर रहा है? एक आतंकवादी तो पकड़ा गया, देश विरोधी गतिविधि से जुड़े, उसके पास लिटरेचर मिल रहा है, बम मिल रहा है, हथियार मिल रहा है, आईडीज मिल रहे हैं, लिटरेचर तो मिल जाना इतना आसान है। लाइए मैं आपके साथ, ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मेरे साथ जुड़े। रशीदी साहब प्लीज स्टे विद मी। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मेरे साथ जुड़े, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं।